मेरठ के प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर धर्मवीर महाजन एवं कमलेश महाजन जी के सुपुत्र हैं, जो कि समाजशास्त्र विषय के आकाश के बहुत बड़े नक्षत्र हैं। आप उनके नाम को रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव जी अपने कार्यों, अभिरुचियों एवं प्रेरणाओं से छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। आपका सामाजिक अनुसंधान एवं समाजशास्त्र के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों पर विशेष ध्यान है। जाति, परिवार, धर्म, स्त्रियों की परिस्थिति और दुर्बल वर्गों की समस्या, जातिवाद समस्या, संप्रदायवाद आदि पर आपका विशेष कार्य है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सर आइए, आपका स्वागत सम्मान है। मैं डॉक्टर अर्चना रानी से अनुरोध करूंगी कि सर को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। आप आइए, कृपया दीदी, आप आइए प्लीज। रेणु का बोल में मुझे दिख रही थी कहीं। आइए मैम। रेणु मैम आइए प्लीज। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए डॉक्टर संजीव महाजन जी को स्टेज बुलाती हूँ। वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे अपना वक्तव्य देंगे। डॉक्टर संजीव महाजन जी। मैम आप प्लीज इधर खाली पड़ा। Thank you very much, Rajni madam. आरजी कॉलेज की सभी टीचर्स का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बात शेयर कर सकूँ। दूसरी बात यह है कि शायद सामने बैठे हुए कई टीचर्स मुझसे सीनियर हैं, एक्सपीरियंस में, एज में, तो ऐसी कोई नई बात बताने की कोशिश नहीं करूँगा जो कि शायद आप सब लोगों को पता हो। फिर भी मैंने ये सीखा है अपने पेरेंट्स से कि हर टीचर का अपना तरीका होता है कंटेंट्स डिलीवर करने का। हो सकता है जो बात मैं बताऊं वो आप सबको पता हो और मैं उसे किसी अलग तरीके से बताने की कोशिश करूं। भगवान की दुआ से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से बहुत मौके मिले हैं कई प्लेटफॉर्म्स पर बोलने का, कई प्लेटफॉर्म्स पे सीखने का। तो जो भी मैं थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में जानता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो टॉपिक का नाम मैंने आज की प्रेजेंटेशन के लिए सोचा है या बनाया है वो है द रोमांस ऑफ रिसर्च, और इसी पर मैं थोड़ी देर बात करने की कोशिश करूँगा। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्पीक both in English as well as Hindi. My comfortability is more in English, but because after my education completion, मैं भी ऐसे ही संस्थान में पढ़ाया जिस संस्थान में मुझे सोशियोलॉजी बोलने के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। मुझे ठेठ समाजशास्त्र बोलना पड़ता है
तभी मैं अपने विद्यार्थियों के पास पहुंच पाता हूं। लेकिन मेरी जो कंफर्टेबिलिटी है वो ज्यादा इंग्लिश में है और मैं जितना प्रयास करूंगा कि दोनों भाषाओं का मिक्स कर सकूं ताकि जो बात है वो मैं मैक्सिमम तरीके से डिलीवर कर सकूं। लगभग 3-4 ऐसी किताबें हैं जो रिसर्च को रोमांस के साथ जोड़ती हैं। और सबसे पहली बात, हम सब लोग क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी का वर्कशॉप है, मैंने एक मैनेजमेंट किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलाइजेशन के साथ। और सबसे पहले दिन एक बात सिखाई जाती है कि कोशिश करते हैं कि हम सबको जिस चीज को हम चाहते हैं वो मिल जाए, लेकिन अगर वो ना मिले तो जो मिले उसे निभाना पड़ेगा, उसे चाहना पड़ेगा अगर जिंदगी जीनी है। हम सब ये उम्मीद करें कि हम जिसे चाहते हैं या जो चीज चाहते हैं वो हमें मिल जाए, लेकिन अगर वो ना मिल पाए तो जो मिल गया उसे चाहना पड़ेगा। ये पहली बेसिक लाइफ की थीम है। अगर आप सक्सेसफुली लाइफ जीना चाहते हैं, वेदर इट इज मैरिज, वेदर इट इज प्रॉपर्टी, कुछ भी हो, you will have to love what you have got. I'll pray to God that everybody gets what they love, but if they don't get what they love, they should love what they get. अगर थोपी भी रिसर्च करना चाहते हैं तो बेकार, धूल चाटेगी। थोपी भी रिसर्च करना चाहते हैं तो धूल चाटेगी। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो कुछ बात हो सकती है, अदरवाइज थीसिस बनाना, बुक लिखना, पेपर लिखना बहुत आसान है। आज तो बहुत ही आसान है, हो सकता है आज से 25 साल पहले थोड़ा सा मुश्किल हो, बिकॉज कंटेंट अवेलेबिलिटी वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, बट टुडे इट इज, वी हैव लॉट ऑफ टीचर्स लाइक गूगल, वी हैव लॉट ऑफ टीचर्स लाइक लाइब्रेरीज में। आज चाहूं तो आई कैन असेस एनीथिंग विच अमेरिकन स्कॉलर कैन असेस सिटिंग हियर इन माय एनियर्स कॉलेज और आरजी कॉलेज। अगर आज मैं ये चाहूं तो मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि हाउ कैन वी डू द बेस्ट रिसर्च पॉसिबल, कितना अच्छा हम अपने रिसर्च को कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया कि मैं रीसेंट ट्रेंड्स पर काम करता हूं। आई हैव माय ओन वेबसाइट, क्योंकि दूसरा सवाल यह है कि जो काम करो वो दिखना चाहिए। जो काम करें हम, दिखाने में कम मजा आएगा जब वो काम अच्छा होगा। डेफिनेटली अगर हमने सिर्फ बांधने के लिए रिसर्च की होती तो हम छुपाते कि कोई पढ़ ना ले, हमारी असलियत पता चल जाएगी। But if you really want to work, because nowadays, if somebody has not read it, आज सारे लोग टीचर से पूछ रहे हैं कि आपका H इंडेक्स क्या है, I10 इंडेक्स है या नहीं है, गूगल स्कॉलर पर आपके कितने पेपर्स साइटेड हैं। आज के दौर में एक रिसर्च की क्रेडिबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि क्या कभी संजीव महाजन के किसी आर्टिकल को किसी ने साइट किया है। साइट कब हो पाएगा? मेरे आर्टिकल को पढ़ के आप कोशिश कीजिएगा, गूगल स्कॉलर पर दिखता है मेरा भी कुछ अकाउंट, उसमें मेरे पास है कुछ साइटेशन, इवन पीपल सिटिंग एट इंटरनेशनल लेवल है साइटेड संजीव महाजन। इसका सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन, अगर किसी विदेश में बैठे वाले रिसर्चर ने अपनी किताब लिखते हुए या पेपर लिखते हुए मेरी किसी बात को लिख रखा है और उसने अब मुझे साइट किया है, तो एक रिसर्चर के लिए, एक टीचर के लिए इससे खुशी की बात है कि बाहर बैठा हुआ कोई लड़का, कोई स्कॉलर, कोई टीचर हमारी किसी बात को। दो बातें बताऊंगा, आगे काम आएंगी हम लोगों को अगर हमें रिसर्च करना है। इस पूरे पेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक ऑर्सिड आईडी है। मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूं जिसको ना आइडिया हो उसे इस आईडी को आज ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आने वाले समय में आप यूजीसी में कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं,
आईसीएसआर में कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे सरकार का आधार कार्ड है, एक रिसर्चर का ये आईडी नंबर है, फ्री में बनता है। और इसकी वजह से मुझे एक ये स्कैनर मिला हुआ है जो मैं अपने किसी भी काम में लगा सकता हूं, और इससे अगर कोई स्कैन करता है बारकोड से तो वो संजीव महाजन एनएएस कॉलेज तक पहुंचता है। ऑर्सिड इज ओपन रिसर्चर कंट्रीब्यूटर आईडी। ऑर्सिड की वेबसाइट है, आप उसमें अपना ये नंबर एक यूनिक नंबर है मेरा, कोई अगर इस नंबर से मुझे ढूंढेगा तो वो मेरे तक पहुंच सकता है कि मेरे किस किस काम तक पहुंच सकता है। जैसे सरकार अब आजकल आधार नंबर मांगती है, 10 साल बाद हो सकता है ये नंबर पैसे का लेना पड़े हमें और इसकी वैल्यू बढ़ेगी। देखिए मुझे नहीं मालूम कि हम में से कितने लोग इंटरनेट के माध्यम से, जैसे आईसीएसआर अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है सोशल साइंटिस्ट के लिए, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, उसकी लाइब्रेरी को असेस करने के लिए एक तरीका यह है कि ऑर्सिड आईडी क्या है आपकी। अभी आज की डेट में जब मैंने ली थी करीब 6-8 महीने पहले, तब तक फ्री थी। आई एम नॉट वेरी श्योर कि whether they have started charging something or not, but my request to all research scholars will be कि वो आज ही इस ऑर्सिड आईडी पर अपना एक अकाउंट, देखिए कुछ चीजें हम क्या होगा, 2 जगह अटकेंगे, 4 जगह अटकेंगे, हो सकता है हम अपना एक अकाउंट निकाल करके बाहर को चले और हम सोचेंगे कि आज के पूरे लेक्चर से हमने ये सीखा कि हम एक ऑर्सिड आईडी बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाट द फर्स्ट थिंग, इफ वी न्यू व्हाट वी वर डूइंग इट वुडंट बी रिसर्च। अगर हमें पता होता कि हमें क्या करना है तो शायद रिसर्च नहीं कर पाते। अननोन चीज को ढूंढने की कोशिश रिसर्च की परिभाषा ही है, और किसी और ने भी ढूंढ रखी है अगर वो, तो किसी और तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात तय है कि सोशल साइंस में कोई भी ऐसी चीज नहीं बना लेता जो आज से पहले कभी किसी ने बनाई नहीं है। साइंस में कोई इन्वेंशन डिस्कवरी हो सकती है, लेकिन सोशल साइंसेस में तो अमूमन हम सब लोग वही करते हैं जो किसी ने कर रखा होता है। ऐसा कोई, वरना तो हमसे बड़े सोशल साइंटिस्ट ना होता कोई। हम तो औरों के काम को, बस हमारे अंदर कितना एनालिटिकल स्किल्स है कि हम औरों के काम को पढ़ के अपना कुछ योगदान अगर उसमें दे पाए, that is what is research. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop. I have a bad habit, क्योंकि मैं मैनेजमेंट पढ़ाया है, मैनेजमेंट को भी पढ़ाया है, इसलिए कुछ कोटेशंस के साथ शुरू करना है। अगर सीखना नहीं चाहते तो कोई सिखा नहीं सकता, और अगर सीखना चाहते हो तो कोई रोक नहीं सकता। आप ये मान के चलेंगे तभी कुछ। Who dares to teach must never cease to learn. जिसको पढ़ाना है उसने जिस दिन ये मान लिया कि अब मेरी सीखने की उम्र चली गई, उसने उसका पढ़ाना खत्म। Every teacher, every day is a learning day for me. मैं जब आप मानेंगे नहीं, रिक्शा वाले बहुत सारी बातें सिखाते हैं, मिनी मेट्रो वाला बहुत सारी बातें सिखाते हैं, और सोशियोलॉजिस्ट को तो आंख कान खोल के रखना चाहिए सड़क पर चलते हुए, वो तो वहीं से सीखता है समाजशास्त्र। भाई हम कार्ल मार्क्स और ऑगस्ट कॉम्टे थोड़ी ना है, हम कोई नई थ्योरी थोड़ी ना बनाएंगे। अगर इतने बड़े सोशियोलॉजिस्ट होते तो यहाँ क्यों ना बैठे होते। हमारे को तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में चल रहा है उसी से कुछ सीखने की कोशिश करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है सभी रिसर्चर्स के लिए, और ये बहुत बेसिक बात है रिसर्च में। देखिए बहुत शुरू में जब मैंने कभी रिसर्च की बहुत बेसिक किताबें पढ़ी थी, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, परफॉर्मेंस इक्वल्स टू एबिलिटी इनटू मोटिवेशन। जिस दिन तक मैं स्टूडेंट था उस दिन ये लास्ट वर्ड नहीं था अपॉर्चुनिटी, लेकिन जब मैं टीचर बना और मैंने उस दोबारा किताब को पढ़ने की कोशिश करी, देन दिस थर्ड वर्ड वाज एडेड व्हिच इज अपॉर्चुनिटी। देखिए बहुत सरल शब्दों में, किसी भी काम को करने के लिए 3 चीज होती है, और अगर इसके अलावा चौथी चीज हो तो आप मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार कहीं बोलूं तो वो चौथी चीज इसमें जोड़ सकूं। उस काम को करना आना, परफॉर्मेंस, एबिलिटी, उस काम को करने की इच्छा होना, मोटिवेशन, और उस काम को करने का मौका मिलना, अपॉर्चुनिटी।
अगर इससे तीसरी से आपको लगता है कि कोई और चौथी चीज हो तो आप जरूर मुझे बताएं। मुझे वो काम करना आना चाहिए, मुझे उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए और मुझे उस काम को करने का मौका मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज टाइम, बस इतनी बात समझते हैं कि ये किसी भी काम को, और इसको अगर रिसर्च के टर्म्स में बोलूं तो रिसर्च करने के लिए रिसर्च की नॉलेज होना, रिसर्च की स्किल्स आना, रिसर्च का एटीट्यूड होना, रिसर्च की सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी होना। आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए, उसकी जो एबिलिटीज और स्किल्स है बेसिक वो पता होनी चाहिए, आपके पास एक रिसर्च का एटीट्यूड होना चाहिए और आपके पास एक रिसर्च की सिचुएशन अभी आगे चलेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे आप टॉपिक के नाम से जानते हैं, जिस पर आप काम करना चाहते हैं। देखिए नाम ने बताया 10 लोग काम कर चुके हैं। जब भी कोई रिसर्च स्कॉलर आता है, हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिसर्च स्कॉलर सामने आके बैठ के पूछता है आप बता दो। अगर आप वास्तव में रिसर्च करना चाहते हैं, और मैंने कुछ कोशिश करी है कभी-कभी, मैं हमेशा विद्यार्थी में छोड़ता हूं और आप विश्वास करेंगे उससे कभी कभार मुझे कुछ नया काम करने का मौका मिला। एक स्टूडेंट ने काम किया मेरे साथ, फिल्मों से समाज या समाज से देखने, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि वो बच्चा फिल्म से जुड़ा हुआ था, कहीं वो आया, मुझे मालूम है कि शायद मुझे उस पर पढ़ना पड़ेगा बिकॉज माय फोर्टे वाज इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, my expertise was industrial sociology. Being a management student and then converted myself from management to sociology, my expertise was industrial sociology. My work, my PhD work was on welfare activities and job satisfaction. But accidentally, incidentally, जिस भी वजह से मुझे सोशियोलॉजी में मौका मिला, समाजशास्त्र पढ़ाने का मौका मिला और अब 10 PhD करा। एक बिटिया थी जिसकी शादी नहीं हुई, 25 साल की हो गई, वो आई कहने लगी मैं इस पर काम करना चाहती हूं, सिंगल विमेन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। इस पर ये वो काम है जो मैं करा चुका हूं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। श्रीनगर से किसी का फोन आया कि क्या आपके क्वेश्चनर का इस्तेमाल कर लूं मैं, रिसर्च स्कॉलर का और उसके बाद उसकी गाइड का। आई हैव नेवर वर्कड ऑन सिंगल विमेन, मैंने नहीं किया था कभी, लेकिन बच्ची के लिए मैंने भी कही, थोड़ी सी पढ़ाई करी। मैं जो थोड़ा सा आप बैकग्राउंड को समझेंगे, स्कॉलर्स के साथ बहुत खुश रहते हैं। वो आते ही उनसे पहले दिन सबसे पहले ये पूछता हूं पता आप क्या करना चाहते हैं। अगर मुझे नहीं आता होगा, उस टॉपिक पर मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मैं इंटरेस्ट जनरेट करूंगा अगर उन्हें मुझसे मेरे साथ करनी है, इफ दे रियली वांट टू वर्क विद मी। अब इसका ये मतलब है कि टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च। आगे उसका मैंने आपसे बताया कि रोमांस ऑफ रिसर्च इसीलिए नाम दिया है कि अगर सोशियोलॉजी की बुक्स में जाएंगे तो लगभग 3 किताबें ऐसी हैं जिनके मैं ऑथर्स को कोट कर रहा हूं। ये लेक्चर मैम के पास पहुंच गया डैशबोर्ड में, आप इनको देखना। ये तीनों कहती हैं कि रिसर्च से प्यार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फॉल इन लव विद रिसर्च इफ यू रियली, मैं बार-बार कह रहा हूं, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ यू रियली वांट टू डू रिसर्च। पीएचडी की डिग्री चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। Because I am a social science student, साइंस और सोशल साइंसेस में थोड़ा सा अंतर है when you talk about research. साइंस नेचर के साथ डील कर रही है, सोशल साइंस ह्यूमन नेचर के साथ डील कर रही है। इस पर भी दो सेकंड लेते हैं, बहुत सिंपल थ्योरिकल लेते हैं साइंस और सोशल साइंस। Why maths is science? Why sociology is a social science and drawing painting is arts? इस पर भी 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं। किसने कहा कि साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को साइंस रखना है और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इनको सोशल साइंस रखना है और ड्राइंग पेंटिंग को आर्ट्स रखना है? किसी ने कहा होगा या कोई वजह होगी। तो कंटेंट एंड मेथड 2 चीजें होती हैं किसी भी सब्जेक्ट में। किसी भी सब्जेक्ट में
दो चीजें होती हैं, उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं और उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, कंटेंट एंड मेथड। 2 + 2 is 4. 100 years down the line, today also, and 100 years after the line. 100 साल पहले भी था 4, आज भी 4 है, और 100 साल बाद भी 4 होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी 4, इंडिया में भी 4, श्रीलंका में भी 4, किसी और कंट्री में भी 4। साइंस, मैथ्स। इंडियन सोसाइटी आज से 10 साल पहले कुछ और, आज कुछ और, आज से 10 साल बाद कुछ और। इंडिया में कुछ और, अमेरिका में कुछ और, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और। सोशल साइंस और कला तो कला है, कला विभाग में बैठा हूं। मेरा हाथ चिड़िया को उल्लू बना दे, उल्लू को चिड़िया बना दे, और किसी आर्टिस्ट का हाथ चिड़िया को इतना सुंदर बना दे कि मन करे उसी को घर ले जाऊं। साइंस, सोशल साइंस, साइंस कहते हैं आवर कंटेंट्स इज साइंटिफिक एज वेल एज आवर मेथड इज साइंटिफिक। हम लोग कहते हैं हमारे कंटेंट्स तो नॉन साइंटिफिक है, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। हमारे कंटेंट्स तो नॉन साइंटिफिक है, मगर हमारा पढ़ने का तरीका साइंटिफिक है, इसलिए हमें सोशल साइंस मानने लगा सीखा। और आर्ट्स क्योंकि बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक है, 1 to 1, इसलिए ना तो उनके कंटेंट साइंटिफिक है और ना ही उनकी मेथड साइंटिफिक। इसलिए सोशियोलॉजी में मैक्स वेबर थे, और उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, और मैं बता देता हूं वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होती है। डोमेस्टिक वायलेंस को एक फीमेल स्टडी करेगी और डोमेस्टिक वायलेंस को मैं स्टडी करूंगा, अंतर आएगा। घरेलू हिंसा को, तलाक को, परिवार को, अगर, क्योंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं इसलिए वो टॉपिक्स बोल रहा हूं जिन पे समाजशास्त्र में काम होता है। लेकिन मेरे पास एक फीमेल रिसर्च स्कॉलर आए और वो कहे मैं घरेलू हिंसा पे काम करना चाहती हूं, और एक लड़का स्कॉलर आए और वो मुझसे कहे कि मुझे भी घरेलू हिंसा पे काम करना है, अंतर है। अभी मैंने आपसे बताया कि मैंने सिंगल वुमेन में काम कराया। 32 साल इंडियन सोसाइटी में एक ऐसी उम्र मानी गई है जिस तक शादी हो जानी चाहिए, 32 साल। सो हमने सिंगल वुमेन को डिफाइन किया था, a woman who is 32 plus still not married, ठीक है? A woman who is 32 plus still not married। अब आप, मैं 2 बातें बोल रहा हूं। अगर एक लड़के ने आपको मुझसे कहा होता मुझे सिंगल वुमेन पे काम करना है, तो मैं थोड़ा सा उसे डिस्करेज करता, मैं थोड़ा चैलेंजिंग आदमी, हो सकता है उसे भी करा देता, मुझे चैलेंजेस पसंद है लाइफ में, लेकिन मैं थोड़ा सा उसे डिस्करेज करता। एक ही रीजन था, हमारा सैंपल क्या था, वो लेडीज जो 32 थी और शादी नहीं हुई, उनसे किस किस प्रकार के सवाल पूछने थे कि जब अपनी उम्र की किसी महिला को बच्चे के साथ देखती हो तो तुम्हें कैसा लगता है, या समाज के लोग तुम्हें किस नजर से देखते हैं, क्या ऐसा पूछते हैं कि तुम में कोई कमी है या नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो शायद मैं एक लड़के को थोड़ा सा डिस्करेज कर, इसका मतलब वेबर एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि टॉपिक चुनने में तो डेफिनेटली आपकी वैल्यूज आएंगी ही आएंगी, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, वो वैल्यूज आपके पास आएंगी ही आएंगी टॉपिक चुनने में। लेकिन अगर आप एक अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं तो टॉपिक चुनने के बाद आप वैल्यूज को दूर करने की कोशिश करें। उसके बाद ये ना सोचे कि आप हिंदू हैं, आप आदमी हैं, आप औरत हैं, आपके क्या विचार हैं। टॉपिक तक वैल्यू न्यूट्रलिटी पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में रिसर्च का टॉपिक कैसे चुना जाता है, इस पर मटेरियल आसानी से मिल सकता है, इस पर अच्छा काम हो सकता है, और अभी मैंने आपसे बोला शुरू में ही कि यूजुअली आप अपनी पसंद का टॉपिक लीजिए तो वो भी आपके वैल्यूज पर निर्भर कर रहा है। टॉपिक सिलेक्शन वैल्यूज पर हो सकता है, मगर उसके बाद हमें कोशिश करनी है कि हम वैल्यू, इसका मतलब टॉपिक चुन लीजिए अपनी बायसनेस के साथ, लेकिन उसके बाद साइंस का दामन बिल्कुल मत छोड़िए।
टॉपिक चुनने तक थोड़े से बायस हो जाएंगे, बट आफ्टर दैट प्लीज डू नॉट लीव। ये रिसर्च के स्टेप्स हैं, लगभग हर किताब में ये लिखे हुए हैं, किसी भी किताब में कुछ डिफरेंट नहीं है, मैंने भी कुछ डिफरेंट नहीं लिखा, लेकिन मैं 2 स्टेप्स पर जरूर बात करूंगा क्योंकि हो सकता है वो नई बात हो। रिसर्च करते समय 2 चीजों, शुरू के 2 चीजों पर थोड़ा सा डिबेट है, और वो डिबेट क्या है, टॉपिक फर्स्ट या रिव्यू फर्स्ट, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट या रिव्यू फर्स्ट। टॉपिक तो हैज टू बी फर्स्ट, किस पर काम करना है ये तो सोचना ही पड़ेगा, ब्रॉडर कंसेप्ट, लेकिन इस पर एक डिबेट है और मैं दोनों बातों पर आऊंगा, रिव्यू फर्स्ट या ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट। एक और बात बोलता हूं कि ये भी मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैंने आपसे बोला कि मैं शायद क्लास की तरह से बोलने लग जाऊंगा, आप सब लोग मेरे से सीनियर हैं, ये मत बिल्कुल सोचिएगा, बहुत बेसिक बातें भी है कुछ मेरी बातों में, लेकिन हो सकता है उसे मैंने आपसे शुरू में बता दिया, मैं किसी डिफरेंट रूप से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक सोशल साइंटिस्ट के लिए न्यूक्लियर फैमिली अच्छी बुरी, जॉइंट फैमिली अच्छी बुरी, अच्छा बुरा हम कौन होते बताने वाले, जो न्यूक्लियर में रह रहा होगा उसे शायद न्यूक्लियर अच्छी लग रही होगी। आप मैं कह रहा हूं, there are advantages with nuclear family, there are disadvantages with nuclear family, there are advantages with joint family, there are disadvantages with joint family। हाँ, हमें ये पसंद है, ये तो ठीक है, मगर प्लीज डू नॉट जनरलाइज। जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, that we start generalizing on what we think, जो हम सोचते हैं हम उससे जनरलाइज करने लगते हैं। We cannot generalize। मैं आपको खड़े खड़े 5 एडवांटेजेस न्यूक्लियर के दे सकता हूं, 5 जॉइंट के दे सकता हूं। किसी जिसने मुझे रिसर्च सिखाई थी उसने कहा था रिसर्च में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइम, मनी एंड एनर्जी। तुम्हारे पास कितना है वो बताओ, उसके हिसाब से रिसर्च होगी। तुम 15 दिन में रिसर्च करना चाहते हो या 5 साल में? पहले तो यो तय कर लो, 15 दिन में करनी है तो मुझे मेरे पास 15 दिन के भी तरीके हैं, 20 की नकली तो करनी है उसके भी तरीके हैं। मगर तुम वास्तव में रिसर्च, इसका मतलब you have to set your priorities, time, money, obviously if you want to do good work, some money not in, आजकल money in terms of research बहुत नेगेटिव नोटेशंस में भी जाता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मनी नॉट इन नेगेटिव नोटेशन। भाई हो सकता है मुझे 10 बार तो लाइब्रेरी पढ़ने दिल्ली जाना पड़े, आप कहते मेरे पास तो किराया भी नहीं है दिल्ली जाने का, तो भाई फिर तो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जो यहीं से रिसर्च हो जाए दिल्ली की भी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है एनर्जी। बिकॉज मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूं, फीमेल स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं, सर शादी हो गई, बच्चा भी है, रिसर्च भी करनी है 2 महीने में, तो फिर उसका तरीका निकालना पड़ेगा। और सर मैं वास्तव में चाहे फैमिली कितना भी कोशिश करे, बट आई रियली डू वांट टू डू समथिंग जिसे पढ़ा जाए, फिर उसका तरीका निकालना। इज इट ओके? सो मैं क्योंकि मैं कोई कहता है मॉडल पेपर पढ़ लूं, मैं कहता हूं पढ़ ले, क्योंकि तू टेक्स्ट बुक पढ़ेगा नहीं, और मैंने तुझे कह दिया मॉडल पेपर खराब है तो तू ये भी नहीं पढ़ेगा, फिर तो तू कुछ भी नहीं पढ़ेगा। जो मॉडल पेपर पढ़ने को पूछ रहा है वो टेक्स्ट बुक पढ़ना होगी तो मुझसे पूछता ही क्यों? जो मॉडल पेपर पढ़ने की पूछ रहा है उसे हम नहीं कह, मॉडल पेपर पूरे होते हैं मत पढ़, तो कुछ पढ़ेगा ही नहीं। जिसको टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी वो तुमसे ये पूछेगा ही नहीं कि मॉडल पेपर पढ़ लो, वो तो पहले दिन से टेक्स्ट बुक पढ़ रहा। आप मेरी बात समझ गए? शॉर्टकट्स वो ढूंढता है जिसको रिसर्च वास्तव में शॉर्टकट्स में करनी है। हाँ, मैं जिस डिबेट की बात कर रहा था वो सुने। टॉपिक चुनने के बाद कुछ लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स पहले बना और रिव्यू बाद में, एंड देयर आर फ्यू साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स हु से रिव्यू शुड बी डन फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्टिव्स शुड बी। अब मैं दोनों बातें बता देता हूं। अभी मैंने बोला एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस,
अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पहले बना लेते हैं तो आप अपनी स्टडी को लिमिट कर लेते हैं उन्हीं 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमने के लिए, और फिर आप वही स्टडीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनके ऑब्जेक्टिव्स हमारी स्टडी से मिलते जुलते होंगे। एक है कि आप ये सोचिए कि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस पर काम करना है, बस। अब आप डोमेस्टिक वायलेंस में किए गए 100 काम ढूंढिए और उन 100 से अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने की कोशिश कीजिए। सी अगेन, प्लीज डोंट आस्क मी, whenever I use a word called as debate, it means both have advantages and both have disadvantages. आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। I cannot comment कि ये मेथड अच्छा है या ये मेथड अच्छा है। हाँ, आप मुझसे मेरा पर्सनल राय जानना चाहेंगे, वो एक अलग चीज, बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकता that whether you go for this or whether you go for that. Best way is that do not frame objectives until and unless you have done the review. First choose the broader aspect of research, then choose the topics. Okay? Now आगे की बात पर I will talk more focused on 2-3 aspects of research because we cannot cover all steps. लेकिन 2-3 चीजों पर जरूर बात करूंगा। One is the topic, जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और थोड़ा बहुत कुछ बात हम एनालिसिस और कलेक्शन पर कर सकते हैं, टाइम जितना हमको स्पेयर करेगा। सी किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को बनाने के लिए जिनको भी मैंने रीडिंग से किया है, इनको मैंने ये माना है कि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वी नॉट रीड एनीथिंग। एन इफेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम बनाने के लिए ये 4 पॉइंट्स को समझना जरूरी है। फर्स्ट, पुट द प्रॉब्लम इन कंटेक्स्ट। इसका मतलब है कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें क्या पता है, पहले उस पर देखिए, व्हाट वी ऑलरेडी नो। दूसरा, डिस्क्राइब द प्रिसाइज इश्यू दैट द रिसर्च विल एड्रेस। व्हाट डू वी नीड टू नो, उस टॉपिक के बारे में हमें क्या पता है। अगला, उस टॉपिक के बारे में हम क्या पता करना चाहते हैं, व्हाई डू वी नीड टू डू इट, नो इट, क्या कारण है उसे जानने का जो हम कर रहे हैं। और चौथा, व्हाट विल यू डू टू फाइंड आउट, क्या करेंगे उसको जानने के लिए। 4 चीजें। एक प्रॉब्लम के लिए जब भी आप किसी रिसर्च के टॉपिक या प्रॉब्लम के बारे में सोचें तो आप इन 4 चीजों पर काम करें। हमें उस टॉपिक के बारे में क्या पता है, हम उस टॉपिक के बारे में क्या पता करना चाहते हैं, हम उस टॉपिक के बारे में क्यों पता करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो इंटरेस्ट है जो मुझे चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्या पता है, क्या पता करना है, सब बेकार है। और एक बात और है, शतरंज की बाजी की तरह से अभी सोचना पड़ेगा कि जो हम करना चाहते हैं उसको हम कैसे करें। एक रिसर्चर था, उसने कहा है रिसर्च डिजाइन एक नक्शे की तरह है जिस घर को बनाना है। दीवारें खड़ी करके ये पसंद नहीं आ रही, छोटी बन गई, तोड़ते रहना समझदारी नहीं। यानी कि 6 महीने की रिसर्च करने के बाद सोचो ओ ये तो ऑब्जेक्टिव गलत हो गया ना, इसके ऊपर तो घूमना मुश्किल हो जाएगा। करने से पहले 40 दिन लगाओ इस बात के लिए क्या करना है और कैसे करोगे, क्योंकि बाद में एट अ लेटर स्टेज इट विल बी डिफिकल्ट। एकॉफ, मैंने जो बोला है रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक बुक है, उसमें वो कहता है कि इट इज अ रिसर्च डिजाइन इज अ रोड मैप फॉर द एंटायर रिसर्च। उसे ऑन पेपर्स बनाना पड़ेगा। देखिए, आर्किटेक्ट के पास जाके हम क्या कहते हैं, 100 गज जगह है भाई। एक कहता है मुझे तो 2 कमरे चाहिए खुले खुले रहने के। एक कहता है मेरा तो परिवार बहुत बड़ा है, मुझे तो उसमें 5 कमरे चाहिए। एक कहता है मुझे तो सूरज की रोशनी आनी चाहिए, मैं सुबह आंख खोलूं तो मेरे पास सूरज नजर आए। एक कहता है सूरज आए चांद आए इससे मतलब नहीं है, मेरे सारे परिवार वाले रहे। अब आप कहने लगो जी
वो जो आदमी जिसके पास 25 लोग थे जने वो बुरा था, पर उसकी जरूरत ऐसी थी। आप एक बात समझ रहे हैं, आप जो चाहें वो आउटपुट ला सकते हैं रिसर्च में, बट मैं बार बार कह रहा हूं यू शुड बी क्लियर। इस पर एक छोटी सी हंसी बात बताया था, बिकॉज माई पेरेंट्स were teachers, are teachers, and they will always be teachers to me. You know, रात को 10वीं 12वीं बहुत कल स्टूडेंट था मैं। You will not believe कि मैं अगर बहुत होशियार होता तो शायद कहीं और होता। जितना होशियार होना चाहिए था मैं उतना होशियार था नहीं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन। जैसे अब मेरी बेटी 10वीं का इम्तिहान दे रही है, तो कभी कभी आंख बंद करके मैं अपना 10वीं सोचूं, रात को लाइट वाइट सब जला दी और मम्मी से कहा पूरी रात पढ़ूंगा, डिस्टर्ब मत करना, और सुबह 5 बजे चाय लेना, और जब उन्हें 5 बजे चाय दे देंगी उसके बाद सोऊंगा कि उन्हें ये लग जाएगा कि मैं रात को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ा हूं ना। किसी भी तरीके से ऐसा कोशिश कर लूं कि मम्मी कहीं सो गई, अब मैं भी सो जाऊं, बस 4:45 बजे उठता हूं, कहीं वो आए तो उन्हें मैं सोया बना दूं। अब जितनी मजाक से आपने इस बात को सुना है, अब 1-2 लाइनें समझनी पड़ेगी जो इस बात की रेलेवेंस है। ऐसा मैंने कई बार किया, मैं सक्सेसफुल रहा। मेरी मां ने क्या सोचा, मेरा बेटा पूरी रात पढ़ा, लेकिन अगर सुबह मैंने अपने आप को ये कहा होता ना कि तू पूरी रात पढ़ा है, सो जा, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इट इज इजी टू फूल एनीबॉडी ऑन दिस प्लेनेट, but the day you start fooling yourself, end of your life, उस दिन आपका खात्मा है। आप दुनिया में किसी को देखिए, माँ बाप, पता है मैंने माँ बाप को बेवकूफ नहीं बनाया था, वो तो मुझसे प्यार करते हैं इसलिए बेवकूफ बन रहे थे। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, आप सोचते हैं टीचर्स को बेवकूफ बना दिया, अरे बाप लो, हमने तुम्हारे से जैसी जिंदगी तुम्हारा जी रहे हो 25 साल पहले हमने नहीं जी क्या? तो तुम हमें बेवकूफ नहीं बना रहे, ये तो हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए बेवकूफ बन रहे हैं। कोई भी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन तुम सबको बना लो, तुम सबको बना लो, बट द डे यू स्टार्टेड befooling yourself, जिस दिन तुमने अपने आप को बेवकूफ बनाना शुरू किया, तो एक ही चीज का ध्यान रखना, दैट इज द एंड ऑफ योर लाइफ। अब तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओ। अगर तुम खुश नहीं हो तो अपने आप को तो कम से कम कहो कि मैं खुश नहीं हूं। दुनिया वालों के लिए तो हंसते रहो उनका, लेकिन इफ यू स्टार्ट befooling yourself, अगर अपने आप को ही बेवकूफ करना है तो रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में 2-3 बातें। एक तरीका ये होता है, पहले ब्रॉड एरिया को आइडेंटिफाई करें, फिर प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम को देखिए। जब हम ब्रॉड एरिया की बात करेंगे तो उसके अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों बातें होंगी। मैम मुझे बता दीजिएगा तो रुकना है। दूसरा उस प्रॉब्लम के बारे में और आगे सोचने की कोशिश करनी चाहिए। आई हैव गिवन दिस प्रेजेंटेशन टू द मैम के पास अभी प्रेजेंटेशन है, मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं, और कभी भी आपका किसी का भी मन करे उससे कोई बात कर लें उसमें। जो रिसर्च प्रॉब्लम को बनाने के लिए 5 स्टेप्स पर बात करता हूं। ब्रॉड रिसर्च एरियाज ऑफ योर इंटरेस्ट चुने, फिर ब्रॉड एरियाज को सब एरियाज में बनाएं, उनमें से एक सब एरिया चुने, और फिर उसके रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बनाएं। देखिए, मैं छोटी सी बात करता हूं कैसे हमें रिसर्च प्रॉब्लम बनानी चाहिए रिसर्च में। देखिए, वो ये कह रहा है कि आप अपने आइडेंटिफाई करें एरियाज की, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट था, मैंने कहा कि मैं बहुत सारे एरियाज पर सोचा, और आखिरी में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डोमेस्टिक वायलेंस बनाऊं। ब्रॉड एरिया पर बात आ गई, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा पर काम करने का सोचा मैंने, बहुत सारे एरियाज पर सोचा, इस पर कर लूं, उस पर कर लूं, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना डोमेस्टिक वायलेंस पर काम करूं। जब मैंने डोमेस्टिक वायलेंस तय कर दिया तो मैं उसके सब थीम्स पर काम करने की सोच रहा हूं। सब मतलब कि अब डोमेस्टिक वायलेंस अपने आप में इतना बड़ा कंसेप्ट है, मैंने अभी आपसे बोला मैं सोचूं मैं सब कुछ कर लूंगा, मैंने कहा ना ये बेवकूफी कभी मत करना। यू शुड बी क्लियर हम क्या कर सकते हैं और उतना काम करने की कोशिश करें।
मैंने सब कुछ सब एरिया बनाए, 3-4 पढ़ता हूं। जैसे किन फैमिलीज में डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, क्या इसका कोई फर्क पड़ता है? अगर मैं एक सोशियोलॉजिस्ट होने के नाते सोचूं कि क्या सब फैमिलीज में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, क्या पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब, इनका कुछ फर्क पड़ सकता है? जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम महिलाएं हैं, उनकी प्रोफाइल कैसी होती है, जो कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल कैसी है, कॉजेस क्या है, टाइप्स क्या है, आप ये समझ रहे हैं? ये डोमेस्टिक वायलेंस के सब थीम्स हैं। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस पर काम करना चाहता हूं, तो मुझे उसके सब थीम्स पर काम करना पड़ेगा। फिर मैं इनमें से, मैं फिर बोला आपसे, यू कैन नॉट डू ऑल सब थीम्स। अब मैं सोचता हूं कि मैं अपनी स्टडी को और बारीकी से लेकर आऊं और अब मैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर काम करने की कोशिश करूं। फिर जब मैं टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेता हूं, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम रिसर्च क्वेश्चंस को रेज करें। देखिए, रिसर्च की कुछ ऑथेंटिक किताबें कहते हैं कि पहले रिसर्च क्वेश्चंस बनाइए एंड देन दीस क्वेश्चंस हैव टू बी रिजॉल्व्ड इनटू ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च इज एन इंक्वायरी। आप कुछ जानना चाहते हैं, आप मुट्ठी भर सवाल अपने दिमाग में लाइए, दैट दीज आर द क्वेश्चंस जिनके हमें आंसर्स ढूंढने, एंड देन दोस क्वेश्चंस विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्टिव्स। तब हम ये सवालों को ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे। हाउ डज इलिटरेसी इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक वायलेंस? हमने एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचा कि क्या अनपढ़ होना या पढ़ा लिखा होना डोमेस्टिक वायलेंस को अफेक्ट करता है? क्या पॉवर्टी इफेक्ट करती है? क्या जो सदियों से चली आ रही हमारी समाज की ट्रेडिशंस है वो इफेक्ट करती है, या सोशल कल्चरल कुछ कॉजेज हैं जो इफेक्ट करते हैं? अब देखिए, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाऊंगा? मेरा पहला क्वेश्चन था, हाउ डज इलिटरेसी इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक वायलेंस, और मैंने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया, टू एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलिटरेसी ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। क्वेश्चंस के फॉर्म में इट वाज अ रिसर्च क्वेश्चन, एंड व्हेन आई कन्वर्टेड दैट रिसर्च क्वेश्चन इनटू अ लैंग्वेज व्हिच स्टार्ट्स विद टू, ये जानने की कोशिश करना कि उनको क्या इन्फ्लुएंस, वही चारों जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मेरे, वही चारों जो क्वेश्चंस थे, दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्टिव्स। ओके, फिर ये दूसरे टॉपिक है। नाउ वी विल नॉट टॉक मच अबाउट लिटरेचर सर्वे। द सेकेंड स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे यहां निग्लेक्टेड एरिया ऑफ रिसर्च है, दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हमारे यहां इसको निग्लेक्ट करते हैं। हमारे यहां सीधे रिसर्च करने के जब तरीकों की बात करते हैं, ये करना है, फटाफट क्वेश्चन बना या जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक अपनानी है उसे अपना और रिसर्च। ये बहुत जरूरी स्टेप है और आजकल थोड़ा आसान हो गया है बिकॉज ऑफ द न्यू ट्रेंड्स व्हिच आर अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट। दिस हैज बिकम एन ईजियर स्टेप। देयर आर लॉट ऑफ places where you can search them, Scopus, Web of Science, Google Scholar, Gestor, UNESCO, ये कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप अपने रिव्यू को ढूंढ सकते हैं अगर आप रिव्यू ढूंढना चाहते हैं। ये गूगल पर फाइंडिंग करते समय ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन विल नॉट डिस्कस देम। जब आप गूगल पर सर्च डालते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जो ढूंढना चाहते हैं उससे ज्यादा वो गार्बेज है, वो मशीन है। और जिस दिन इंसान ने गलती करी कि मशीन विल स्टार्ट रूलिंग ह्यूमंस, इट्स नॉट पॉसिबल। कंप्यूटर तो बेचारी मशीन है, उसे तुम जो बताओगे वो तुम्हें बताएगी, और अगर तुम्हें नहीं पता उसे क्या बताना है तो फिर तो वो अपने मन से बताएगी। मेड सर्वेंट को तुम नहीं बताओगे क्या करना है तो वो तुम्हें बताएगी क्या करना है। भैया तो तुम बता दो क्या करना है और कैसे करना है, और उसकी सुन लो। तो दो में से एक काम तो कर दो, या तो तुम समझा दो अच्छी तरह से कि क्या करना है और ऐसे करना है कि मैं ऐसे चाहता हूं, और नहीं तो वो जो समझाएंगे वो तो समझाएंगे। ये 3 वर्ड्स हैं, एंड और नॉट। ये जब हम गूगल पर डालते हैं
फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया एंड बॉडी इमेज एंड जनरेशन जेड। आप कभी कभी पता क्या करते हैं, जब कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो गूगल उससे मिलते जुलती बहुत सारी फाइलों तक पहुंचा देता है। आप पढ़िएगा थोड़ा सा, ये 3 बुलियन ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, जो ये गाइड करते हैं दैट हाउ कैन वी मिनिमाइज द सिलेक्शन रेशियो। हम कैसे उसे मिनिमाइज कर सकते हैं जो सिलेक्शन रेशियो। हम चाहते हैं कि गूगल हमें वही सिलेक्ट करके दे, गूगल हमें वही सिलेक्ट करके दे जो हम पढ़ना चाहते हैं या जो हम ढूंढना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ वो सारी चीजें हमें मिल जाएं जिनकी हमारे पास रेलेवेंस है। जो दूसरा वर्ड है और, जनरेशन जेड और टीनेजर्स, इसका मतलब है, देखिए ये तीनों वर्ड्स सिनोनिम्स हैं। अगर इन तीनों वर्ड्स पर आप जनरेशन जेड ढूंढेंगे, वो उनका मतलब भी टीनेजर्स है, और टीनेजर्स और एडोलसेंट्स का सेम। और अब आपको इन तीनों वर्ड्स को ढूंढ के दे देगा। एंड और जैसे देखिए आप एप्पल ढूंढे तो वो फ्रूट्स भी ढूंढने लगेगा, बट यू आर ओनली ट्राइंग टू लुक फॉर एप्पल। तो क्या हुआ, एप्पल नॉट फ्रूट, नॉट। अगर आप ये बुलियन ऑपरेटर से ढूंढेंगे नॉट फ्रूट, इसका मतलब वो और फ्रूट्स पर कंसंट्रेट नहीं करेगा, इट विल बी ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन। ये आप देखिए, मैंने आपको बोला इट इज द मोटिवेशन व्हिच विल टेक यू टू लर्निंग। आप इन बुलियन ऑपरेटर्स को डाल के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि गूगल पर सर्च कैसे इंप्रूव हो सकती है। रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मैंने बहुत एग्जॉस्टिव बना रखा है रिसर्च के पूरे स्टेप्स के साथ कि कैसे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। यूजुअली अगर सोशल साइंस की बात करूं तो एक जमाना था जिस पर क्वांटिटेटिव रिसर्च की बहुत वैल्यू थी, मगर अगर मैं आज की प्रेजेंस की बात करूं तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज आल्सो वेरी पॉपुलर। 30 जनों की स्टडी पर रिसर्च भी बहुत रेलेवेंट रिसर्च, provided that it is research, provided that it is research. See, asking a question if you are sitting on the right side of the table is it, आपने सैंपल साइज 31 क्यों चुना, 32 क्यों नहीं चुना? सवाल पूछना उधर की साइड से बहुत आसान काम है अगर आप टेबल के उस तरफ बैठे। अगर आप जस्टिफिकेशन जानते हैं, जस्टिफिकेशन जानते हैं तो बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। ये सारे रिसर्च डिजाइन है जो हमने मैम 10 हाँ सर, आराम से। लेट्स टॉक समथिंग ऑन, यू नो, हमारे ऑब्जेक्टिव्स बन गए, थोड़ा सा रिव्यू हो गया। 1-10 मिनट के लिए बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। ये भी बहुत रेलेवेंट है और कुछ जगह पर मिसकंसेप्ट है हमारे, उस पर थोड़ी सी देर बात करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, इस पर बहुत बेसिक है, लेकिन मैं जानता हूं कि कई लोगों के कुछ मिसकंसेप्ट होते हैं जो इन बेसिक बात पर भी उभरते हैं। A research which is both quantitative as well as qualitative will be a better research. अगर हम देखिए, मैंने अभी आपसे बोला क्वालिटेटिव own advantages, own disadvantages, quantitative own advantages, own disadvantages. तो अगर आप अपनी रिसर्च में दोनों को मिक्स कर सके तो शायद दोनों के डिसएडवांटेजेस को थोड़ा सा कम कर पाएंगे, बिकॉज एक का डिसएडवांटेज दूसरे का एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, प्राइमरी डाटा पर या सेकेंडरी डाटा पर जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो one is collected in a lesser amount of time and one takes more of time. One is more authentic and one is not that authentic. कौन सा authentic होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि आपने इकट्ठा किया होता है। Why primary is more authentic than secondary? क्योंकि मैंने किया और आपने इस्तेमाल किया, इसका मतलब संजीव महाराज ने झूठा किया होगा और मैंने किया खुद, तो वो सही हुआ। ये भाई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब मैंने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो फर्स्ट हैंड नहीं थी, आपने अपने इंटरप्रिटेशन को उसमें लगाया।
दैट्स बस एक ही रीजन है कि शायद जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी थी उसको मैंने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एनालाइज किया था और अब आप यू विल पुट योर वर्ड्स टू व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग. So that is more appropriate. See, I don't want to use a word called as authentic. I want to use a word called as appropriate for your research. Whatever I collected was more appropriate for my research, and whatever you will collect will be more appropriate for your research. आप जो इकट्ठा करेंगे खुद वो आपकी रिसर्च के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा. Okay. Please try कि एक अच्छी रिसर्च में मिक्स both qualitative as well as quantitative. Now, not talking more in terms of scientific researches, मगर social science की बात करूं तो प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने के हम सब लोग बहुत सिंपल से 4-5 मेथड्स को जानते हैं. क्वेश्चनेयर, शेड्यूल, इंटरव्यू, शायद इनकी बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम टाइम. Survey method, which includes, well, survey is a method, and for collecting survey, we use methods like questionnaire, schedule, interview, in-depth interview, focus group interviews. कुछ methods हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं. Content analysis is a method for collecting secondary data. ये basic issue है. अब मैंने आपसे बता दिया primary has its own advantages and secondary has its own advantage. Now, again my question is the same, and I hope that now the answer will be a bit different. Which is the best method? Now I expect a more, appropriate answer from you. No method is the best method. Your problem will decide which method to follow. ठीक है? सिंगल पेमेंट पर काम करते समय क्या मेथड अपनाऊं भाई? किसी डायरेक्टरी में मिल जाएंगे मेरे पे कौन कौन सी ऐसी लेडीज हैं जिनकी 32 की एज हो चुकी है और शादी नहीं हुई. घर घर जाकर घंटी में जाऊं, यू हैव अ फीमेल हु इज 32 एंड नॉट मैरिड. एक क्वेश्चन ऐसा तैयार करके सड़क पे खड़ा जाऊं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आर यू गेटिंग इट? यही कमरे में बैठ करके ये डिसाइड करना कि इसके लिए वो क्वेश्चन है सबसे अच्छा तरीका होगा. चलो रास्ते में. It is a method called as snowball sampling. I hope that many of the research scholars know it. मैं एक महीना ढूंढ पाऊंगा ना, क्योंकि elites know each other. मैंने एक मेडिसिन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ढूंढी 32 प्लस, नॉट मैरिड. उससे कहूँगा डू यू नो समबडी हु इज 32 प्लस नॉट मैरिड? वो कहेगी हाँ मेरे पास सही आ रहा है. मैंने प्रैक्टिस की. It is known as snowball sampling. From 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. It cannot be done through a questionnaire or schedule. What was the difference between questionnaire and schedule? बिल्कुल बेसिक सवाल है जो सब किताबों में लिखा होगा. सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनेयर एंड अ शेड्यूल. Questionnaire is anybody. कोई रिसर्च स्कॉलर प्लीज जरूर बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा. हाँ जी. And what is schedule? It is also a set of questions. A questionnaire is also a set of questions. A schedule is also a set of questions. मैं हिंदी में दोनों वर्ड्स बोलता हूँ. प्रश्नावली, अनुसूची और प्रश्नावली. Questionnaire is प्रश्नावली and schedule is अनुसूची. दोनों are a set of questions. जिसने मुझे रिसर्च सिखाई थी उसने कहा था देख के कोई नहीं बता सकता ये प्रश्नावली है या अनुसूची. अब आप अगला बताइए और कोई अंतर हो आपके पास? जिसने मुझे रिसर्च समझाई थी उसने बताया था देख के नहीं बता सकता कोई भी कि ये प्रश्नावली है या ये अनुसूची है जब तक कि उस पर लिखा ना हो क्वेश्चनेयर या शेड्यूल. अब अगर उस पर लिखा हुआ भी है तो क्या कारण है इन दोनों? एनीबडी हु इज डूइंग रिसर्च जो मुझे थोड़ा सा मदद करे सीखने में. ना जो हाँ प्लीज जाती है और अनुसूची अनुसंधान करता कुछ क्षेत्र में जाकर. आप खड़े क्यों हुए? मैंने आपसे बोला सब मुझसे बड़े हैं, मेरे से जॉब में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं. हाँ जी. प्रश्नावली डाक से भेजी जाती है
या डाक से भी नहीं भेजी जाए। देखिए मैं आपको और प्रिसाइज अंतर बता रहा हूं, मैं आपको भेज दूं एक जगह पे, आप घर घर दे दीजिए। प्रश्नावली एक चीज है, आप उसे खुद भरेंगे बस, डाक से किसी और के माध्यम से, और अनुसूची में खुद सोच के बनाऊंगा। इसका मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, देख के अंतर नहीं बताता, दोनों के काम करने का स्टाइल अलग है। अगला सवाल कि इन दोनों की क्या जरूरत है, अलग अलग क्यों जरूरत है? मुझे सेक्सुअल हरासमेंट पे काम करना है, मुझे अमीन क्या करूं भाई? प्रश्नावली अनुसूची मुश्किल होगा मैम, मैं बता नहीं अनुसूची को मुश्किल होगा, अनुसूची बताओ क्यों मुश्किल होगा मैम? मैं जाता हूं मैडम, सेक्सुअली हरास नहीं करना। नहीं मैं आपको बताता हूं मैम, आप इसका भी आंसर दूंगा। अगर आप गलत टॉपिक पर गलत मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो रिसर्च ऑथेंटिसिटी से दूर हो जाएगा। करने को तो कुछ भी कर लो, इट विल बी डिफिकल्ट, यू नो। देखिए मैम, हमारे सोसाइटी में स्टिग्मास है, कुछ चीजें जो तलाक को दहेज लोगे, वैसे तो सर लिटरेरी प्रॉब्लम से किसी को कोई नहीं बोलना चाहेगा, तो इट मींस कि एनालिटिकल थ्योरी नहीं थोड़े से जनरलाइज्ड टॉपिक्स पर आप अनुसूची, देखिए मैं आप फिर आ रहा हूं अगली बात पर, अनुसूची ज्यादा ऑथेंटिक होगी, ये भी तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रश्नावली जब आपको भरने को दे दी, आप पिक्चर देख रहे थे 3 इडियट्स और जिसको मर्जी का टिक लगा दिए। ऑथेंटिसिटी, अभी एक बात और बोलूंगा प्लीज, डाटा कलेक्शन इज आल्सो एन आर्ट। रिसर्चर, यू नो, हमारे यहाँ स्टूडेंट एडमिशन करने आता है, वो आय प्रमाण पत्र सबके पास है, सबको स्कॉलरशिप चाहिए। ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर कलेक्टिंग डाटा एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न्ड, बिकॉज इवन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल कैन बी मिसलीडिंग, ये तो तय है। लेकिन मैं ये बस सिर्फ इतना सा समझाने की कोशिश कर रहा था मैम कि जो सोशल स्टिक, जैसे मैंने एक सवाल पूछा, डाउरी लोगे क्या? आज के दौर में किसी की बस की है इसका आंसर हाँ देना, मगर कोई ना करता है क्या? आज के दौर में इस बात को समाज में एक्सेप्ट करना इज अ वेरी टफ टास्क, वेरी वेरी टफ टास्क। आई एम नॉट सेइंग नोबडी कैन से यस, मैं तो देता हूं भाई, हो सकता है 2-4-6% ऐसे भी मिल जाए, बट वेरी टफ। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि योर ऑब्जेक्टिव्स and your research questions will decide which method has to be. Again, आते इस बात पर, more accuracy in schedule, more time consuming schedule, questionnaire less time consuming, डाक से भेज दिया एक साथ 500 लोगों को पहुंच गया, 5 मिनट में डाटा इकट्ठा हो गया। शेड्यूल से 500 लोगों का डाटा इकट्ठा करना 6 months, अगर if you really want to collect data collection itself is an art. So your topic, your question will decide that which methodology to use. हम कौन सी methodology को adopt करें, जो कि हम अब साइंस वाले मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं, which we cannot use actually सोशल साइंस के होने के नाते, because the phenomena which we want to study are abstract in nature. जिन phenomena की स्टडी करना चाहते हैं वो यूजुअली नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं होती, इसीलिए a method may be very good for one particular kind of research, it may not be that useful for the second kind. मैं खुद कह रहा हूं कि schedule is the most authentic, interview is more authentic, फोकस ग्रुप मोर ऑथेंटिक। आप ऑथेंटिसिटी के स्केल में बढ़ते चले जाएंगे, मगर उतना ही टाइम कंज्यूमिंग होगा चलता। सो मैं वही जो टाइम मनी एनर्जी जिन शब्दों के साथ शुरुआत करी थी कि अगर ये आपके पास नहीं है प्रॉपर्ली तो आप सही से काम नहीं कर पाएंगे। सैंपलिंग बीच में नेगेटिव डाटा कलेक्शन से पहले वो भी मैंने अभी बताया था, स्नोबॉल सैंपल।
सैंपल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सैंपल का सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, दो वर्ड समझते हैं आप कि आप जो स्टडी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है वो डिफरेंट स्ट्रैटास पर उनके रिजल्ट फर्क आएंगे, तो कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो सैंपल है वो हेट्रोजीनियस हो। हर क्लास से, हर एजुकेटेड सोसाइटी से डिफरेंट बार्स बना करके आप सब जगह से कुछ सैंपल ले सकें, ताकि हर एक तरह के विचार सामने आ सके। फिर जजमेंट, कन्वीनियंस, अपने अपने वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप सैंपल का सिलेक्शन करें। ऑब्वियसली रैंडम सैंपलिंग बेस्ट, because chances of getting better results are there in random sampling. But every time random sampling will not work. For example, which I told you just now, snowball sampling, it is not random method. तो जरूरी नहीं है वो मेथड्स काम करेंगे। So sampling, मैंने it is an exhaustive collection डाटा पे बात कर ली। सेकेंडरी डाटा, primary data, we'll talk with this. We end with the slide. Just last 5 minutes on report writing. आजकल internet and there are some tools, Rev and Write. There are some tools available for writing your research work. Not writing your research work, but helping you in writing your research. आप कुछ latest trends, Grammarly, ये कुछ एप्स हैं या कुछ छोटे मोटे क्रोम के एक्सटेंशंस हैं, आप थोड़ा सा स्टडी करिएगा जो थोड़े से नेक्स्ट सेमी है, जो आप अपने सिस्टम में ले आइए, तो वो आपको राइटिंग वर्क में भी थोड़ी सी मदद करेगी। A report has to be written in the manner which makes it more real. With this I end my talk. I hope that I have not crossed my time limit और मैं कुछ जस्टिस कर पाया हूँ। Thank you very much. उपस्थित हैं और आप लोगों ने देखा किस तरह से इन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके डाटा कलेक्शन में किस तरह से करना चाहिए, सैम्पलिंग किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह से अपना ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए कि आखिर में ऐसा न हो कि दिमाग में किसी को तोड़नी पड़ जाए। तो हमें बिल्कुल इस तरह से रिसर्च करनी है। रिसर्च हमारा जो स्टॉक है वो प्रॉपर जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट होनी चाहिए कि जो हम उसको देख कर फॉलो करते जाएं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्वेश्चन से और हमारे रिजल्ट से मैच होने चाहिए। तो सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर NS कॉलेज में चीफ डॉक्टर भी हैं और हम आपको बताते हैं कि आज वैलेंटाइन डे है और आज की सभी ड्यूटी है वहाँ पे सेट करके आए हैं। तो ऐसे बिजी शेड्यूल में से आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए हम आपसे बहुत आभारी हैं। सर एक बार मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहते हैं, पत्रकार महोदय हमारे आपका सम्मानित करते हुए फोटो लेना चाहते हैं। बच्चों दे देना। एक बार आ रहा है तो हमारे साथ हमारे कार्यक्रम जुड़े हैं। कल हम उन्हें 10:30 बजे यहाँ पर असेंबली होंगे। कल 2 लोगों के टॉक से, एक यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर विदेश आ रहे हैं और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन